अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर ख़ान। अपने तहकीक और तज़कियात के प्रोग्राम राना नासिर ख़ान मीडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप इस मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब हम आते हैं जी उन न्यूज़ की तरफ जिनका अहाता किए बगैर अब गुजारा होने वाला नहीं है। उनमें सबसे बड़ी जो खबर इस वक्त आ रही है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान की जो आला इस्टेब्लिशमेंट है और उसके ऊपर जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की लेयर है, उन सब ने एक दफ़ा फिर ये फ़ैसला कर लिया है कि अफ़गानिस्तान के हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक वहाँ पे एक कुल जमाती गवर्नमेंट नहीं लाई जाती। एक ग्रुप की हुक्मरानी से वहाँ पे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने उसका फल ताज़ा ताज़ा खाया है और पाकिस्तान ने उन तालिबान को जिनको उसने अपना खून सेच कर परवान चढ़ाया था, उन्होंने ही उसकी अपनी तारीख को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की जो पीठ है उसमें जनाब छुरा घोंप लिया। लेकिन वो छुरा घोंपने से बाज कैसे रह सकते थे, क्योंकि तारीख हमें ये बताती है कि उन्होंने कभी भी किसी से वफा नहीं की और बल्कि उनके दिल में कीना हर वक्त मौजूद होता है। चाह जाए कि हमने तो उनके बच्चों को पनाह दी, उनकी औरतों को पनाह दी और अभी भी ये गैरतमंद किस्म के जो जिनकी गैरत की दुनिया में कोई कैसे मिसाल देगा। ये गैरतमंद किस्म के लोगों की जो बीवियां हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो उनकी बेटियां हैं, वो पाकिस्तान के अदारों में, पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के स्कूलों में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रही हैं और ये लोग पाकिस्तान में ही अभी तक बराजमान हैं। चाह जाए कि इन गैरतमंद लोगों को 48 साल हो गए हैं, लेकिन ये अपने गैरत मुल्क अफ़गानिस्तान की तरफ जाना नहीं चाहते। जब पाकिस्तान ने तालिबान के साथ ये इशू उठाया कि आपकी GDS यानी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, GDA, वो उसने इन मासूम और महाजरीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में पे दर पे हमने बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को पकड़ा और फिर हमने उनके आगे ऐसे प्रूफ पेश किए कि वो बेशक, अगर मैं दूर नहीं जाता तो पेशावर की जो पुलिस लाइन है जिसमें तकरीबन 250 के करीब जो पाकिस्तान की पुलिस के सिपाही थे वो शहीद हो गए थे। इसी तरह कराची में जो हमारे चाइनीज़ कौंसलर के ऊपर हमला हुआ था, उसको जो माल पीछे पहुँचाने वाले थे वो यही ज़ालिमीन थे। बहरहाल ये उनकी तारीख है कि जिसमें वो खाते हैं उसी बर्तन में वो छेद करते हैं और उन्होंने इस तारीख को अपना ये साबित किया कि ये वो खिता है कि जहाँ पे हम डॉलर लेके किसी भी चीज़ को बेच सकते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। अब आपके जो गंदे काम हैं उनको पनिशमेंट देने के लिए बहुत से ताकतवर मुल्क इस वक्त मौजूद हैं और उनका एनेक्सस या उनका गठजोड़ इतना ज़्यादा है कि आप एक मुल्क अब उनके ख़िलाफ़ हुए जब आप होते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो ये हमें अब इस वक्त दीवार के ऊपर लिखा नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में भी एक गवर्नमेंट तब्दील होने जा रही है कि वो यकीनी तौर के ऊपर तालिबान की अब ये गवर्नमेंट नहीं होगी। बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में जो इस वक्त न्यूज़ गर्दिश में है वो ये है कि जनाब ट्रंप साहब ने फैसला कर लिया है कि वो जो इनको और इनके थ्रू जो दहशतगर्द तंजीमों को $18 बिलियन यानी $18 बिलियन इनके पेट में जा रहा था, अब वो जाने वाला नहीं है, क्योंकि ट्रंप साहब वहाँ पे आ चुके हैं और उन्होंने आते ही सबसे बड़े पहले जो फैसला ये किया कि हम अमेरिका अब किसी भी मुल्क को अमदाद नहीं देगा, बल्कि वो अमदाद हम अपने लोगों के ऊपर खर्च करेंगे जो यकीनन उनका हक भी बनता है। बहरहाल जी, अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सी आला तहकीकात, उनकी कुर्बानियाँ और जहाँ पे उनके बहुत से अंदरूनी हमारे मसाइल हैं, तो उनके साथ साथ उनकी बैरूनी कुर्बानियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं।
تو بہرحال اس اسٹیبلشمنٹ کا یہاں پہ اندازہ غلط ہو گیا، اور طالبان اور ان کی پرومادہ تنظیم TTP یا BLA بلوچستان میں، یہ سب ایک ہی ہو گئے اور پاکستان کو انہوں نے ناکوں چالے چبوانے کی ٹھان لی۔ پھر پاکستان کے شہین اڑے اور پاکستان کے شہینوں نے ان کو چٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اب ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ان کو اتنا نقصان پہنچا دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ کبھی دوبارہ جو ہے ٹیبل کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ پاکستان اب کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ لوگ کبھی ہمارے ساتھ ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، بلکہ پھر وہی بات آتی ہے کہ دہشت گردوں سے کس ٹائپ کے مذاکرات، وہ تو آپ کو صرف مارنے کے در پہ ہیں، ان کا مشن صرف آپ کے بچوں کو مارنا ہے، آپ کے ملک کو نقصان پہنچانا ہے۔ جناب اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اب اندرون کی طرف۔ اندرون میں جناب عمران خان صاحب کی رہائی کا جو ڈول ہے وہ ڈلا ہوا ہے۔ کیس ان کے اوپر کوئی ہے نہیں، لیکن ان کو رزیل کرنے کے لیے، جس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اپنے ایک ولاگ میں، کہ جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جو باہر بیٹھے ہیں جناب نواز شریف صاحب، زرداری صاحب اور ہمارے بہت سے پرو اسٹیبلشمنٹ ہمارے سیاستدان، وہ کتنا ذلیل ہو رہے ہیں یہ وہ جانتے ہیں یا دنیا جانتی ہے۔ ان کے لیے کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا دوبر ہو رہا ہے، ان کے لیے کسی پبلک میٹنگ میں جانا مشکل ہو رہا ہے، ان کے لیے جب وہ کسی اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ اسپیشل بچوں کو جو چھٹی کرا دی جاتی ہے کہ تاکہ ان سے کوئی بچہ ایسا سوال نہ پوچھ لے کہ جس سے جناب ان کا جو انہوں نے لباس پہنا ہوا وہ کہیں اتر نہ جائے۔ بہرحال جی یہی ان کا مقدر ہے، کیونکہ اور جس کو اللہ نے عزت دی ہے وہ اس وقت جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ جیل میں سے بیٹھ کے پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرنے میں اتنا آزاد ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب اور جو برٹش کے پرائم منسٹر ہیں یا دوسری دنیا کے جو پرائم منسٹر ہیں، وہ ان جو بچڑ بگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی تازہ ترین مثال IMF ہے۔ IMF نے جب ڈول ڈالا تو جناب انہوں نے کہا کہ اگر خان ہمیں اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ہم یہ قرض لے کے دوبارہ پھر اتاریں گے تو پھر ہم آپ کو آگے اس کی قسط دیں گے۔ بہرحال خان صاحب نے ملک کے مفاد میں کام کیا اور ان لوگوں کو بلکہ قرض نہیں ملا بلکہ ان کو کیا کہتے ہیں آکسیجن مل گئی۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ کچھ کتے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ روٹی ڈالیں تو آپ کو ہی بھونک لیں، آپ کے اوپر ہی بھونکتے ہیں اور آپ کو کھانے کو دوڑتے ہیں۔ اس طرح بہت سے ایسے لوگ جن کو خان صاحب نے بچایا، ان کی سیاست بچائی، وہی خان صاحب کو کاٹنے کو دوڑ اٹھے۔ ناظرین کرام، خان صاحب کا جو کیس ہے، اب وہ اتنا ایک کیس تو ان کے اوپر ہے نہیں کہ جس کے اوپر ہم بات کریں، کیس تو اب ان کے اوپر 20 ہوئے ہیں۔ صرف بات اتنی ہے کہ کون سا سچا کیس ہے اور کون سا جھوٹا کیس ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن سے لے کے عالمی مبصرین اور ہماری اپنی تحقیق اور ہمارے جو لفافہ کور صحافی نہیں ہیں، جو ابھی تک حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے صحافی ہیں، ان کی تحقیق کے مطابق خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے، بلکہ سب ذلیل کیس ہیں۔ وہ خود تو خان صاحب کو ذلیل نہیں کر سکے، لیکن کیس بنانے والے خود یقیناً ذلیل ہو گئے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑ گئی ہے، خواہ وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ کہے بغیر کیے بغیر اب گزارا نہیں ہوگا کہ خان صاحب کے آنے سے صرف جو ظلم کی طاغوت کی کمپنیاں ہیں، جو طاقتیں ہیں، وہ لرزہ بردام اس وقت نہیں ہیں، بلکہ بہت سے ایسے نام نہاد مسلم امہ کے لیڈر کہلانے والے لوگ بھی اس وقت بالکل جناب وہ کانپ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو پاکستان کی عدالتوں نے یا پاکستان کے بیرونی دباؤ کے اوپر عمران خان صاحب کو جیل سے رہائی مل جاتی ہے تو ان کا مقام اس وقت کیا ہوگا۔ اس کی تازہ ترین مثال ہمارے مڈل ایسٹرن کے بہت سے ایسے نام نہاد فیک جو رولرز ہیں وہ ہیں کہ انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ خان صاحب کہیں باہر تشریف نہ لے آئیں، ورنہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ہماری کوئی بات نہیں سنے گا اور ہمیں کوئی لیڈر نہیں سمجھے گا۔
इसी तरह जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद पाकिस्तान में मकाम बनाने वाले या दुनिया में इज़्ज़त और तकरीम समेटने वाले जनाब इमरान खान साहब, और फिर टर्की के हमारे ब्रदर जिनका अब नाम टर्की का बदल के टर्किया कर दिया गया है, तो जनाब तैयब अर्दगान साहब जिनका मुकाम बहुत ऊंचा है क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत सच्चे दोस्त हैं। उनका वो मुस्लिम उम्मा के बहुत बड़े लीडर शुमार किए जाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं वो अब ये लिखने में कोई आर नहीं समझते कि इमरान खान साहब ने ये पल्ला भी मार लिया है, और इस वक्त इमरान खान का शुमार जो है वो दुनिया के सफ़े अव्वल के जो लीडर्स हैं उनमें हो रहा है। और शायद अगर मैं गलत नहीं कहूँ तो खान साहब सबको लीड करने वाले लीडर बन चुके हैं। तो मिडल ईस्ट के बहुत से ऐसे फेक रूलर्स जो सिर्फ अपने ड्राइंग रूम में बैठ के साजिशों के ज़रिए हमारे दुश्मनों के साथ मिलके पाकिस्तान को नीचा दिखाते हुए कभी वो ग्वादर के ऊपर वार करते हैं, कभी वो बलूचिस्तान के ऊपर वार करते हैं, तो कभी जनाब वो हमारा कल्चर है उसके ऊपर वार करते हैं, और फिर उनका अपनी 1 नंबर 2 नंबर दौलत के थ्रू इतना हमारे मुल्क में इन्फ्लुएंस हो चुका है कि उन्होंने हमारे मुल्क में 4 तबकों को जन्म दे दिया है, जिनमें एक हमारा पढ़ा लिखा लेबर तबका है, एक हमारा जो मिडिल क्लास तबका है, और एक हमारा जो है वो मुल्ला तबका है, और एक जो सबसे लोअर है वो है जनाब हमारा लेबर क्लास तबका। तो अब इन मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उन्होंने हमारे मुल्क में तबकाती तकसीम इतनी बढ़ा दी है कि इस वक्त हमें एक ऐसा लीडर चाहिए कि जो इन चारों को, जो चारों तबका जो पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में, उनको एक दफ़ा फिर पीछे हटाते हुए एक पाकिस्तानी होने का हमें नाम दे, जो सिर्फ इमरान खान के अलावा कोई इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रहा। खान साहब का जो मकाम है वो किंग चार्ल्स बरतानिया के हों या अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश जनाब ट्रंप साहब हों या पुतिन साहब हों, वो ये समझते हैं कि हम इमरान खान साहब उस कौम में जो अभी तक स्लेवरी में अभी तक अपने बहुत से नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रही है, उसमें बैरूनी लोग भी हैं तो अंदरूनी लोगों के भी हाथ हों। तो इस वक्त लेकिन इमरान खान पाकिस्तान के एक आज़ाद मनुष्य लोग आदमी हैं कि जो ये चाहते हैं कि वो शख्सियत है कि जो ये चाहती है कि पाकिस्तान के लोगों को वही इज़्ज़त, वही तज़ीम, वही तकरीम दी जाए जो दूसरी कौमों के लीडरान के लोगों ने के पास है या दूसरी कौम के लोगों के पास है। बहरहाल हम जब ये बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज की दुनिया में आपके इल्म की, आपकी PhD की डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी आपके पास दौलत की है। वो किसी गधे के पास हो या किसी घोड़े के पास हो, मेरा मतलब आप अच्छे तरीके से समझ ही गए होंगे, तो ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इसी के ऊपर इत्तफा करें कि आजकल जो गधे हैं उनके पास दौलत ज़्यादा है, जो घोड़े हैं घोड़ों को भी इस वक्त गधों के पीछे चलना पड़ रहा है, क्योंकि गधों के पास दौलत तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास इल्म की कमी है। तो खान साहब ने जो शऊर, जो इल्म इस कौम को दे दिया, अब इस कौम में से बहुत से तैयब अर्दगान पैदा होंगे, बहुत से महातिर पैदा होंगे, बहुत से इंशाअल्लाह जिन्ना पैदा होंगे, बहुत से इमरान खान पैदा होंगे। बल्कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये कौम अपना मकाम पहचानेगी और ये कौम उस मकाम आला के ऊपर पहुँचेगी जिसका ख्वाब हमारे कायदे मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था इस पाकिस्तान को बनाते हुए। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था कि जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है ऐसा कभी पाकिस्तान होगा, लेकिन हमारी शोमिया तकदीर कि हमने पाकिस्तान उन ज़ालिमों के हाथों में दे दिया कि जिनका पाकिस्तान के साथ कुछ लेना देना नहीं था, जिनका पाकिस्तान की गरीब की रोटी के साथ, गरीब के तेल पानी के साथ, उसकी नौकरी के साथ कुछ लेना देना नहीं। बस उनका एक ही एजेंडा था कि इस मुल्क से माल समेटो और जाके स्विस बैंकों में भेज दो।
लेकिन उसके ऊपर भी हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो ऐसे लोग जिनके को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्होंने इस माल समेटने वाले डाकुओं को रोकना है, उन्होंने उनके साथ रिश्तेदारियां कर ली, उन्होंने अपने बेटियां ब्याह दी, अपने बेटे ब्याह दिए, यहाँ तक कि PIA सर्विस की तरह चलने वाली हमारी अदालतों ने भी जनाब चुप साध ली और पाकिस्तान कहाँ आला दर्जे के मकाम के ऊपर था, तो पाकिस्तान डूबता डूबता आज वहाँ पे आ पहुँचा कि ना पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की कोई वैल्यू रही, ना पाकिस्तान के लोगों की कोई दुनिया में वैल्यू रही, बल्कि पाकिस्तान की डिग्री है तो उसको लोग मशकूक नज़रों से देखते हैं। अभी जो रिसेंटली PIA के पायलटों के साथ हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और इसमें कोई अब छुपाने की बात नहीं रही, क्योंकि जब तक हम खुद अपने घर को हाउस एंड ऑर्डर नहीं करेंगे उस वक्त तक दुनिया में कुछ नहीं बदल सकता। कोई बाहर वाला आके हमारे मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकता, ये हमने खुद बदलनी है, ये हमारे हाथ में है। अब जी दूसरी न्यूज़ की तरफ है तो वो ये है कि बुशरा बीबी की ज़मानतें तो जजों ने दे दी हैं, अब दिल के ऊपर शायद पत्थर रख के दी हैं क्योंकि 32 मुकदमा है उनके ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो 80 साल की जो यास्मीन राशिद है वो अभी तक जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है, और उमर चीमा साहब जो हैं वो भी बिल्कुल दरवेश बन चुके हैं, अब उनकी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रही। इसी तरह मैं PTI के दूसरे जो बड़े लीडर कराम हैं जो जेलों में हैं उनको यकीनन गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कुछ उनको सोचना चाहिए कि इससे पहले कि कोई बड़े हादसा ना हो जाए और आपके ऊपर फिर एक दफ़ा इल्ज़ाम ना लग जाए मुर्सी की तरह, जैसे उन मुर्सी साहब को जेल में ही शहीद कर दिया गया था। तो ये ना हो कि आप लोगों के ऊपर खून का इल्ज़ाम लग जाए। इसलिए वक्त से पहले वक्त को पहचानिए, पाकिस्तान को बचाइए, आगे बढ़िए और इस मुल्क में अमन और इंसाफ की जो दौलत है उसको समेट लीजिए, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबल को रोशन कीजिए, क्योंकि यही बच्चे हैं कि जिन्होंने पढ़ के, यही बच्चे हैं जो सुरंग के आखिरी सिरे के ऊपर रोशनी है। वरना आप लोगों ने जो पाकिस्तान के साथ कर दिया है उसको शायद सुधारने में एक इमरान क्या अभी शायद बहुत से इमरान खानों को आना पड़े, क्योंकि पाकिस्तान के साथ आप लोगों ने वो किया है कि जिसकी तारीख में कहीं पे भी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है। आप जब रिटायर होते हैं तो नेक्स्ट डे फ्राइडे के आप यहाँ से भाग जाते हैं, ये है आपका इंटरेस्ट। लेकिन अफसोस कि हमारा इतना गलत किस्म का निज़ाम, गंदा निज़ाम हो चुका है, सड़ चुका है कि वो आपको रोक नहीं सकता। वो आपको इसलिए ये यहाँ तक नहीं रोक सकता कि आप कम से कम 2 साल आपने पाबंद है कि आप पाकिस्तान में रहें रिटायर होने के बाद, अब बाहर नहीं जाएं। और फिर जो सिविलियन हैं उनको आप खुद रोकने वाले हैं, लेकिन आप उनके साथ मिले हुए हैं। तो जब आप मिल चुके हैं तो फिर पाकिस्तान की खैर कौन बनाएगा। लेकिन एक बात याद रखें, अल्लाह ने यह फरमाया है कि बेशक ज़ालिमों के दिन थोड़े हैं और अल्लाह की मदद आया ही जाती है। तो पाकिस्तान के लोगों, मेरा ये अल्फाज याद रखना, मेरे इस व्लॉग में कही हुई बातों को लिख लेना, इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। क्योंकि अब ये तकदीर बदलने के लिए सिर्फ एक इमरान खान काफ़ी नहीं है, अभी बहुत से इमरान खान इंशाल्लाह इस मुल्क में पैदा होंगे और वो अपना हक लेना जानते हैं, वो आगे बढ़ना जानते हैं। इन फेक किस्म के लीडरों से इंशाल्लाह हमारी जल्द ही जान छूटने वाली है। अल्लाह ने चाहा तो इस मुल्क में रोशनियाँ भी होंगी, इस मुल्क का मुकद्दर भी चमकेगा और इस मुल्क का मुस्तकबिल रोशन होगा। इस मुल्क का जो सब्ज़ पासपोर्ट है उसकी भी दुनिया में इज़्ज़त होगी। ये अल्लाह का वादा है कि जब आप उसके रास्ते की तरफ चलते हैं तो अल्लाह आपकी मदद करता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम के लिए राना नासिर खान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको इस ब्लॉग में से, इस प्रोग्राम में से, मेरी तहकीकात में से कोई चीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी रिक्वेस्ट को मानते हुए सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।